हेलो दोस्तों। आज 6 दिसंबर 2023 है और सुबह के करीब 9:45 बजे है। और आइए देखते हैं आज मार्केट में क्या चल रहा है। तो आज फिर से मार्केट ऊपर है। ये निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। इसका RSI अब 74 के आसपास पहुंच चुका है। आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। वैसे तो आज सारे ही स्टॉक ऊपर होंगे और ज़्यादा करने के लिए कुछ आज भी नहीं होगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोई बहुत ही मज़ेदार खेल नहीं है। ये बहुत ही बोरिंग खेल है। इसमें कई दिनों तक हमें कुछ नहीं करना है और उसके बाद जब मौका मिलता है तब पैसा लगाना है। तो बस यही है कि हमें हर रोज़ मार्केट पे नज़र रखना है। हर रोज़ हमें देखना है कि हमारे कौन से स्टॉक कैसा कर रहे हैं। ये पसंदीदा स्टॉक मैंने इसलिए चुने हैं क्योंकि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देते आए हैं बरसों तक। तो ज़्यादातर समय तो आपको मेरे बोरिंग वीडियोस ही देखने पड़ेंगे, पर आइए आज हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पसंदीदा स्टॉक क्या कर रहे हैं। तो हमारा पहला स्टॉक है ICICI बैंक। आइए देखते हैं। तो ICICI बैंक आज थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ये नीचे आना तो संभव भी था और मतलब हम समझ सकते हैं कि नीचे क्यों आया। इतना ऊपर इतनी तेज़ी से गया है पिछले कुछ दिनों में, तो थोड़ा तो करेक्शन होगा आज। तो ये 61 के आसपास है, अभी फ़िलहाल करेक्शन में है। तो अ, पिछली बार ये ऊपर आया था करीब 24 जुलाई को। उसके बाद अब दिसंबर में इतना ऊपर आया है। तो अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं ICICI बैंक में, तो हाँ, थोड़ा सा बेचकर उसे थोड़ा लिक्विडिटी ला सकते हैं। तो देखते हैं, एक सेकेंड। सेल ICICI बैंक अबव 1000 फॉर्मेट मेंटेन करते हैं। सेल अबव 1000, डोंट सेल ऑल, दिस इज ए लॉन्ग टर्म स्टॉक। ठीक है, सेल सम। ठीक है, तो थोड़ा सा ICICI बैंक बेचकर इसमें से थोड़ी सी लिक्विडिटी बनाई जा सकती है, ताकि जब ये स्टॉक वापस से नीचे आए तो हम फिर से खरीदें। डिमांड जोन अब नया वाला यहाँ पर है, तो मुझे नहीं लगता इससे नीचे ये जाएगा। तो यहाँ पर हम एंट्री लगा लेते हैं 939 पे। फिर जाते हैं डाबर पे। सो डाबर, इसने सप्लाई जोन को छू के हल्का सा रिएक्ट किया है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो ये टेम्पररी रिएक्शन भी हो सकता है। मैं जब कहता हूँ ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल ऊपर की तरफ है। डाबर का ट्रेंड तो अभी भी नीचे है, तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सप्लाई जोन ब्रीच करके 558 के ऊपर चला जाता है, तब हम मानेंगे कि ये अब ऊपर के ट्रेंड में आ चुका है। टाटा कंज्यूमर देखते हैं। टाटा कंज्यूमर में भी वैसे तो करने के लिए कुछ नहीं, ये अपने ऊपर के ट्रेंड को बरकरार है। ऑल टाइम हाई छू चुका है। चूंकि हमारे पास कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो मैं सेल के लिए भी कुछ नहीं कहूँगा फिलहाल। किसी भी समय अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे जाने वाला है, तभी हम उसे बेचते हैं, ताकि उससे नीचे वाले प्राइस पे ख़रीद सके। फिलहाल ट्रेंड ऊपर का है इसका, तो बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है। एस्ट्रल चलते हैं। एस्ट्रल का ओवरऑल ट्रेंड तो नीचे का है, लेकिन अभी ये ओवरऑल ट्रेंड ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका है। इसका अभी RSI 61 के आसपास है। करेक्शन की संभावना है तो सही, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई सप्लाई जोन नहीं है, हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे फिलहाल, करने के लिए कुछ नहीं। टाइटन देखते हैं। टाइटन भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, फिलहाल करने के लिए कुछ नहीं। ऑल्दो अगर आप टाइटन में ऑलरेडी नहीं है तो 2406 पे खरीद सकते हैं। ये भी एक डिसेंट डिमांड जोन है। यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाने की संभावना है अगर ये इस प्राइस तक आता है, पर फिलहाल मुझे लगता नहीं है। अभी तो ट्रेंड ऊपर का ही है। वोल्टास देखते हैं। वोल्टास अपने नीचे के ट्रेंड में बरकरार, लेकिन डिमांड जोन से काफ़ी दूर। चूंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो अभी ये साइडवेज मूवमेंट ही मानेंगे। देखते हैं किस तरफ बिल्ली कूदती है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अब ऑफिशियली सप्लाई जोन ब्रीच करके अपवर्ड ट्रेंड में जा चुका है। इसका अगला सप्लाई जोन यहाँ पर है।
वहाँ से रिएक्ट करने की संभावना है, लेकिन हमें फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आपको 20% के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है तो 2611 पे आप इसे बेच सकते हैं। फ़िलहाल तो ट्रेंड ऊपर ही की तरफ है। आज की कैंडल भी ग्रीन है, तो वैसे अभी ब्लू दिखा रही है। अगर मैं बेजिंग हटा दूंगा, अच्छा आज की तो कैंडल रेड है, ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है, अभी नीचे चल रहा है, लेकिन ओवरऑल प्राइस मेरा ख्याल है ऊपर ही की तरफ जा रहा है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रामको सीमेंट देखते हैं। रामको सीमेंट में भी फिलहाल ऑल टाइम हाई में है, करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं देखते हैं। ऑल टाइम हाई नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा ख्याल है ये एक सप्लाई जोन है यहाँ पर। इस सप्लाई जोन से वो रिएक्ट कर सकता है। तो अगर रामको सीमेंट में आपको 20% से ज़्यादा, एक सेकंड, ये पॉइंट में यहाँ पर लिखना भूल गया था, इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 20% प्रॉफिट, ठीक है, इसी प्रकार से रामको सीमेंट 1067 पे बेचना है। तो ठीक है, टीसीएस देखते हैं। टीसीएस भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, मार्केट के साथ साथ ऊपर जा रहा है। आसपास में कोई सप्लाई जोन तो है नहीं, तो नए सप्लाई जोन के बनने का हम या तो इंतज़ार करेंगे या फिर इसके नीचे आने का इंतज़ार करेंगे। टोरेंट फार्मा देखते हैं। टोरेंट फार्मा अपने यहाँ पर एक डिमांड जोन है तो सही, तो आपने अगर एंट्री नहीं लिया है तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऑल्दो अभी तो फ़िलहाल आरएसआई बहुत लो नहीं है, तो अभी मैं इसे ना ख़रीदने में ही सलाह दूंगा। अभी हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, प्राइस को थोड़ा नीचे आ जाए, उसके बाद देखेंगे। पीआई इंडस्ट्रीज़ अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, इसका टारगेट 4080 है, तो हमें इंतज़ार करना होगा। डिवी स्लैब देखते हैं। डिवी स्लैब भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार है, तो फ़िलहाल करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। हेवल्स देखते हैं। हेवल्स डिमांड जोन और सप्लाई जोन से काफ़ी दूर, तो फ़िलहाल करने के लिए कुछ नहीं है। कंटेनर कॉरपोरेशन भी अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, टारगेट से फ़िलहाल दूर है। वैसे 825 पे बेचा जा सकता है, पर इसका DATR 16 रुपये के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता आज ये 825 पहुंचेगा। SRF देखते हैं। SRF, हाँ, SRF ने अपना सप्लाई जोन ब्रीच कर लिया है, तो अब ये सप्लाई जोन किसी काम का नहीं है। हम इस टारगेट को हटा देते हैं और एक नया टारगेट फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है, 2620 पे। देखते हैं वहाँ तक जाता है कि नहीं। फिलहाल ये वाला तो ब्रीच कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन शायद बना तो है, लेकिन ये बहुत तगड़ा सप्लाई जोन नहीं है मेरे हिसाब से। और ये सप्लाई जोन एक बार ब्रीच कर चुका है। स्टॉप लॉस यहाँ पर कैसे आ गया? तो ये सप्लाई जोन ये एक बार टच कर चुका है, तो इसलिए ये किसी काम का नहीं है। अब अगला सप्लाई जोन इसका 2769 है, क्या 89 है। हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है नंबरों के मामले में। तो यहाँ पर हम टारगेट लगा देते हैं 88-87 के आसपास, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आते हैं रिलायंस पे। तो रिलायंस अपने ऊपर के ट्रेंड में बरकरार, कोई दिक्कत नहीं है। बजाज फाइनेंस देखते हैं। तो रिलायंस में जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये एक साइक्लिकल स्टॉक है। हमने 2090 पे एंट्री ली थी। खैर हमने शायद 2090 पे नहीं, यहाँ पर एंट्री ली थी कहीं पे 2181 पे, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि ये आए 2090 तक। एक सेकंड, ये मेरा ख्याल है ये डिमांड जोन था हमारा। अरे सॉरी, एक मिनट, पूरा ख़राब हो गया जी। अब देखते हैं फिर से। तो हाँ जी, तो ये हमारा मेरा ख्याल है डिमांड जोन था।
और यहां पर हमने एंट्री ली थी। ठीक है, तो 2200 के आसपास हमने एंट्री ली थी। तो अभी वापस से नीचे आके छू के फिर ऊपर जाना शुरू कर चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। हम अभी तो फिलहाल 200 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं। 100-150 रुपया प्रॉफिट तो बना ही लिया होगा अगर आपने ऊपर का डिमांड जोन भी अगर लिया होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला डिमांड जोन भी लिया होगा, तब भी 2300 पे आपने खरीदा था, तो 100 रुपया प्रॉफिट तो अभी बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो ऊपर जा रहा है फिलहाल। 2600 के आसपास भी इसे बेच के थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडर है तो। और उसके बाद आते हैं 6423, इसका एंट्री है। हम इससे काफ़ी दूर है बजाज फाइनेंस में। और एशियन पेंट देखते हैं। एशियन पेंट अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो एशियन पेंट का एक नोट ले लेते हैं। एशियन पेंट, इसमें भी लॉन्ग टर्म स्टॉक है। सेल सम एट क्या था प्राइस, 3331.00। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग मोर देन 20% डोंट सेल ऑल, दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टॉक। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अब आज मैं बात करूंगा थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेडिंग की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात तो हमेशा हम करते ही रहते हैं, पर थोड़ा सा हम लोग आज बात करेंगे मीडियम टर्म ट्रेंड की और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की भी। ठीक है, मैं डे ट्रेडिंग की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि डे ट्रेडिंग बहुत कम समय है कोई भी डिसीजन लेने के लिए मेरे हिसाब से। बहुत लोग हैं जो बहुत सारा पैसा बनाते हैं, लेकिन मैंने आज तक, मतलब मुझे थोड़ी सी इसमें चिंता रहती है हमेशा। इनफैक्ट मैंने थोड़ा बहुत नुकसान भी खाया है, तो इसलिए मैं डे ट्रेडिंग में विश्वास नहीं रखता। तो मीडियम टर्म ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जैसे हम लोग डे देखते हैं, ठीक है, डे मतलब ये डेली चार्ट है, जिसका मतलब हर एक कैंडल एक तारीख है, एक दिन है पूरा। तो जैसे मान लीजिए ये आज 6 दिसंबर है, ये वाली जो कैंडल है वो 6 दिसंबर की है, ये 5 दिसंबर की है, ये 4 दिसंबर की है, ये 1 दिसंबर की है क्योंकि उससे बीच में सैटरडे संडे था, ये 30 नवंबर की है, वगैरह वगैरह। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में हम मतलब डेली वाला चार्ट देखते हैं। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप आर्ली वाला चार्ट देख सकते हैं। तो जैसे कि ये क्या हो गया, एक सेकंड। ठीक है, चेंज पीरियड, इसमें डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली वगैरह वगैरह सारे हैं। ठीक है, तो इसको यहां से भी किया जा सकता है चेंज। तो यहां पर मैं बता सकता हूं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, 1 दिन, 5 दिन, 30 दिन, 90 दिन, डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारे अलग अलग ड्यूरेशंस या इंटरवल्स हैं जो मैं चुन सकता हूं। तो मान लीजिए मैं 60 मिनट का चार्ट चुनता हूं। ठीक है, 60 मिनट मतलब ये हर कैंडल 1 घंटा डिनोट करता है। तो जैसे अभी ये जो कैंडल है ये आज सुबह का कैंडल है। मान लीजिए ये जो कैंडल है ये कल की तारीख का आखिरी कैंडल है। ठीक है, ये कल की तारीख का सेकंड लास्ट कैंडल है। 1 2 3 4 5 6 7 घंटे का एक दिन होता है। ठीक है, तो ये आर्ली चार्ट बन जाता है। अब मान लीजिए आप मैंने आपको एक वीडियो बताया था जिसके अंदर मैंने कैंडल स्टिक्स के बारे में लॉजिक बताया था और डिमांड जोन, सप्लाई जोन के बारे में लॉजिक बताया था। मान लीजिए आपको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तब आप मंथली और डेली चार्ट देखेंगे या वीकली और डेली चार्ट देखेंगे। आपको अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेली और आर्ली चार्ट देखेंगे। आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आर्ली और 15 मिनट चार्ट देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए इसमें इंटरवल है चार्ट, एक सेकंड, यहीं से बटन दबा देते हैं। यहाँ
जैसे मान लीजिए 15 मिनट का चार्ट है, तो अब ये हर एक कैंडल 15 मिनट वाला कैंडल हो जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आप ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखेंगे। यहाँ पर ये 15 मिनट के चार्ट में ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। सप्लाई जोन तो फिलहाल कोई है नहीं, इसका मतलब इस प्राइस पे आएगा तो आप खरीद सकते हैं। यहाँ से वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने की संभावना रखता है। तो ये तो बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे कोई डिमांड जोन होना चाहिए, ठीक है। ये एक डिमांड जोन है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये इस डिमांड जोन के पास आया और फिर वहाँ से रिएक्ट कर गया, देख रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो डिमांड जोन है, इस गैप को अगर डिमांड जोन मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर डिमांड जोन में आया, यहाँ से एक बार तो रिएक्ट किया। ट्रेंड उस समय नीचे का था तो ये नीचे की तरफ चला गया है, वो अलग बात है, लेकिन एक बार तो यहाँ रिएक्ट कर गया है। इस डिमांड जोन को अगर लेके चलते हैं, वीक टू वीक लेते हैं, ये बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसके रिएक्शंस काफ़ी क्लियरली दिखते हैं। पर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये नीचे आया, इसने इस डिमांड जोन को करीब करीब छू लिया और उसके बाद वहाँ से ऊपर की तरफ भाग गया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे दिन आपको प्रॉफिट दिखा होता, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होता, ये डिमांड जोन को लेके चलते हैं अगर, तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7वें दिन इसको टच करके फिर से ऊपर भाग गया है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पर इस समय इन्वेस्टमेंट किया होता तो इस यहाँ 2 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता, क्योंकि इसने डिमांड जोन को छुआ और फिर ऊपर की तरफ चला गया। देखिए इसका तो अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ से तो प्राइस ऊपर भागा है, ये हमने देखा, ये अपॉर्चुनिटी तो छूट गया। लेकिन ये इस डिमांड जोन पे अगर आप ट्रेड लगाते हैं तो 5 दिन बाद आपको मौका मिला फिर से इस प्राइस पे खरीदने का। खरीद के 2 दिन बाद आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, बहुत सारा प्रॉफिट तो नहीं है। यहाँ पर 3101 था, यहाँ पर 111 था, यहाँ पर 3180 था, तो मैं करीब करीब 100 रुपये का प्रॉफिट है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 या 2 दिन में आपको इतना ही प्रॉफिट मिलता है, ज़्यादा तो मिलता नहीं है। खैर ज़्यादा भी मिल सकता है। आप अगर देखें यहाँ पर दूसरी बार आके छुआ है इसको और उसके बाद वहाँ से तुरंत ऊपर भाग गया। अब ये मान लीजिए मौका आपका मिस हो गया, ठीक है, तो आप इसको डिमांड जोन लगा के चल सकते हैं। पुराना डिमांड जोन भूल जाइए, ठीक है, इसको डिमांड जोन लगा के चला सकते हैं। लेकिन अब ये डिमांड जोन मुझे नहीं लगता वापस नीचे आएगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारे डिमांड जोन बन चुके हैं। तो इस डिमांड जोन को लेते हैं और इंतज़ार करेंगे कि ये स्टॉक कब नीचे आता है। जब नीचे आएगा इसे खरीदेंगे, 2 से 3 दिन में आपको प्रॉफिट मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर आप हम आर्ली चार्ट देखें, तो आर्ली चार्ट है 60 मिनट्स, ठीक है। 60 मिनट्स में भी ये अक्सर होता है। तो जैसे ये एक यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जब बेसिक कैंडल्स बनते हैं तो डिमांड जोन अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, आर्ली चार्ट में। अगर ये ऊपर जाके वापस यहाँ पर नीचे आया होता तो ये बहुत ज़ोर से रिएक्ट करता, लेकिन आया ही नहीं। अब ये मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक है ही नहीं, ये डेली लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट के लिए ही है, तो इसलिए हम आर्ली चार्ट नहीं देखते। पर मान लीजिए जैसे डाबर देखते हैं, डाबर में हालचाल क्या है आर्ली चार्ट में, तो डाबर देखिए, तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, इसको छूते ही वापस ऊपर भाग गया, तो ये डिमांड जोन अब बेकार हो गया, ठीक है। थोड़ा पास्ट में भी हम जा सकते हैं। अब ये जैसे डाउनवर्ड ट्रेंड है तो यहाँ पर सप्लाई जोन का रिएक्शन दिखता है हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस सप्लाई जोन को लेते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे गया, नीचे जाके ऊपर आया, सप्लाई जोन को छुआ और फिर नीचे भाग गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना है, ठीक है, ये ऊपर आया, करीब करीब इसको छू ही लिया था कि फिर से नीचे भाग गया, ठीक है। इस बार बराबर छुआ नहीं था, लेकिन उस प्राइस रेंज तक पहुंच गया था। देखिए ये जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन है, ये हमारा अनुमान है कि यहाँ पर कहीं पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लगे होंगे, ठीक है, तो उस सेल ऑर्डर्स के मुताबिक प्राइस रिएक्ट करता है। अगर आप देखिए यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ठीक है, तो ये प्राइस नीचे गया, उसके बाद फिर से ऊपर आया और ऊपर आके ये धन से रिएक्ट करके फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया,
ठीक है। तो इसके कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर भी थे तो नीचे गया। उसके बाद ये सप्लाई जोन बेकार हो गया तो फिर ये ब्रीच करके ऊपर चला गया। ठीक है। यहाँ पर डिमांड जोन बना है, देखिए ठीक है। अब ये फिलहाल डिमांड जोन है और यहाँ से ऊपर जाके वापस से नीचे आके ये, लेकिन डिमांड जोन पहुंचने से पहले ही रिएक्ट कर गया। ये ट्रेंड मार्केट का ऊपर की तरफ तक शायद हो चुका था, तो उस हिसाब से उसको मौका ही नहीं मिला कि वो डिमांड जोन तक आ सके। तो होता है, हम अनुमान लगाते हैं कई बार डिमांड जोन का। यहाँ पर एक डिमांड जोन बना है, देखिए ये ऊपर गया, जाके डिमांड जोन को छुआ और फिर ऊपर भाग गया। ठीक है। तो जब भी वो डिमांड जोन को छूता है ये ऊपर भाग जाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये एक ही इंडिकेटर नहीं है और बहुत सारे इंडिकेटर, जैसे ये पर्टिकुलर इंडिकेटर जो है ये बॉलिंजर बैंड है। जब भी बॉलिंजर बैंड को छूता है थोड़ा रिएक्ट करता है। तो नीचे के बॉलिंजर बैंड को अगर छुआ तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर के बॉलिंजर बैंड को छुआ तो ये नीचे जाएगा। लेकिन ये कंसिस्टेंट हमेशा परफॉर्मेंस नहीं देता है, क्योंकि अब जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक छूते हुए ऊपर चल रहा है, क्योंकि मार्केट ही ओवरऑल ऊपर चल रहा है, तो ये हर बार देगा रिएक्शन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग इंडिकेटर्स को मिला जुला के, ठीक है, हम बॉलिंजर बैंड भी देखते हैं, हम यहाँ पर RSI है, RSI को भी देखते हैं, हम डिमांड जोन सप्लाई जोन को भी देखते हैं, हम ADX करके एक इंडिकेटर है उसको भी देखते हैं, हम वॉलेटिलिटी भी देखते हैं। तो सारे इंडिकेटर्स को मिला जुला के हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है, ख़रीदना है या बेचना है। ठीक है। तो ये था आज का स्टॉक मार्केट का एनालिसिस। हमने थोड़ा सा पसंदीदा स्टॉक्स को भी देखा और थोड़ा सा मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करना इसके लॉजिक को भी समझा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अगर आपको मेरा लॉजिक ठीक लगता है तो दोस्तों को बताएं, उनका भी फ़ायदा हो। और ध्यान रहे, मैं कोई सर्टिफाइड या क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करना ना भूलें। तो आशा करता हूँ कि हम ढेर सारा पैसा बनाते रहे। धन्यवाद।